A year of Great Depression. मैथ्स में कैसे करोगे? Then concentrate on listening rather than looking. Yes. Yesterday we read that कि वॉल स्ट्रीट जो है वो धराशायी हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया अमेरिका के अंदर, और अब वो पैसा जो जर्मनी को एज ए हेल्प दिया था यूएस ने, वो उसने वापस मांगना शुरू कर दिया कि अब मैं भाई आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे यहाँ पर नेशनल इनकम जो है वो हाफ हो चुकी है, क्योंकि लोगों की अर्निंग जो है वो बिल्कुल आधी रह गई है. सो इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव. Page number 55. Politically too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects. ये जो वाइमर रिपब्लिक बना था उसमें इनहेरेंट यानी कि बनने के टाइम से कुछ डिफेक्ट थे, जैसे कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया गया था कि ऑल विल पार्टिसिपेट टू मेक द गवर्नमेंट, सभी पार्टिसिपेट करेंगे और सभी पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगे. उसका रिजल्ट क्या निकला कि जब कोई रूल बनाने का प्रयास किया जाता, एक पार्टी बनाती तो दूसरी उसको डिनाई कर देती, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और बहुत कम समय में वाइमर के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है वो चेंज हो गई. दिस मेड अचीविंग a majority by any one party a near possible task, leading to a rule of coalitions. Another defect was Article 48. This made achieving a majority पर. इससे ये रियलाइज किया जाने लगा कि अगर 8 पार्टीज या डिफरेंट पार्टीज की बजाय कॉलिशन होता है, मिली जुली सरकार, जब सब पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. तो उसकी बजाय अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी तो काम करना ज्यादा आसान होगा, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मिलकर काम करने की बजाय अगर एक पार्टी को पावर दी जाए तो ज्यादा बेटर वे में गवर्नमेंट रन हो सकती है. उसके अलावा आर्टिकल 48 था. आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है वो कभी भी इमरजेंसी लागू कर सकता था. तो जब भी राष्ट्रपति को ये लगता है कि उसके खिलाफ विरोध हो सकता है, उसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है, उसका विरोध हो सकता है, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और अक्सर राष्ट्रपति ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. समीर, after completing this I will ask question to you because you are physically in, mentally out. Yes, within its short life the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on average 239 days. 239 days के अंदर वाइमर में लगभग 22 गवर्नमेंट चेंज हो गई. यहाँ पर 5 साल में सरकार बदली जाती है और वहां पर 1 साल से भी कम समय में 20 बार सरकार बदली गई. People, yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system. और इसकी वजह से लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया. अंकुश, come here with your bag. Hitler's rise to power. आप लोग अगर घर जाके वो टॉपिक फिर से रिवाइज करें जो क्लास में किए जाते हैं और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर बना लें पेंसिल से कि इस पैसेज में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है 3 लाइन के अंदर, तो आपका चैप्टर जल्दी रिवाइज हो जाएगा जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे. देयर इज नो यूज और देयर इज नो नीड टू रिसाइट और क्या कहते हैं उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है. आपको लेसन अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, घर जाकर रोज उसको पढ़े और जो टॉपिक होता है सिर्फ उतने टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लें, तो आपको कोई क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप इस पे क्वेश्चन आंसर्स लिखें, मोर देन 70 क्वेश्चंस आर देयर, 70 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में. लेकिन अगर आप हर इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी. हर टॉपिक को, हर पेज को एक बार 10 मिनट का समय देंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और 10th में ये चीज आपके काम आएगी बिकॉज इट इज द बेस फॉर योर 10th एग्जाम्स आल्सो.
क्योंकि 10वीं क्लास में भी अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर फोकस करेंगे आप लैग कर जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप बुक पे कंसंट्रेट करते हैं, और इसके अलावा इसका एक बेनिफिट और भी है, आप पीएन से लेकर आईएएस तक का जो भी पेपर देते हैं 6 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक ही उसका सिलेबस है। अभी एचएसएससी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर तहसीलदार पटवारी के लिए, और उसमें से मोस्टली क्वेश्चन इस किताब में से आए होते हैं। यूपीएससी का जो पेपर होता है वो सारा का सारा पेपर आपके 6 to 10th की बुक में से होता है। तो ये जीके है आपकी, आपको अलग से जीके याद करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप इन बुक्स को थॉरली पढ़ते हैं। पल्लव वंश के बारे में, प्रतिहारा के बारे में जो आप 6-7 क्लास में पढ़ सके हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ते हैं हम, क्या उसके फीचर्स है, नाजिज्म के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्या चीजें हमें मिली, ये सारी की सारी बातें आपकी बुक के अंदर है। तो आपकी जॉब के लिए भी आगे जो आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं अगर आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। क्योंकि अब हम जो याद करते हैं ना वो हमें सारी जिंदगी याद रहता है। जब हम इस एज में पढ़ते हैं वो हमें भूलता नहीं होता। हाँ, एक बार हमने ये पढ़ा था, जैसे आपका वो वर्क एंड टाइम वाला कोई चैप्टर है 8th क्लास। हाँ, वर्क और टाइम वाला जो चैप्टर है, वर्क और एनर्जी, साइंस में हमें, हाँ वो 8th क्लास में हमने पढ़ा था। तो वही चीजें, व्हाट इज एनर्जी, उसको कैसे मेजर करते हैं, ये चीजें हमने भी एक टाइम में सबसे याद। ऐसे ही 8th क्लास में जो आप फार्मूलाज याद करते हो वो आगे काम आएंगे, 9th में जो फार्मूला है वो 11th में एज इट इज काम आएंगे। तो जो अभी 8th में चीजें याद रखते हैं वो आगे हमारी ऑल लाइफ काम आती है। ध्यान से पढ़ें और एक अच्छी आदत बनाएं कि घर जाकर थोड़ा सा रिवाइज जरूर करें ताकि आपको रट्टा न मारना पड़े, नकल की जरूरत ना पड़े। अपने दिमाग और अपनी मेहनत से ही आप कामयाबी हासिल करें। Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. अब ये जो हालात बन रहे थे इन्हीं की वजह से हिटलर को बनने का मौका मिला। It is an amazing fact. हिटलर जर्मनी का चांसलर था और हिटलर पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, जर्मनी में पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन राजा बना वो जर्मनी का। कैसे? जर्मनी के साथ लगते ही एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, और जब वो पैदा हुआ था तो उस समय राजा होते थे, गवर्नमेंट नहीं होती थी, राजा ही शासन चलाते थे। तो एक राज्य के अंदर एक साम्राज्य में बहुत सारे राज्य होते थे, और जर्मनी के अंदर ही ऑस्ट्रिया भी आता था। ऑस्ट्रिया हंगरी इकट्ठा जुड़ा हुआ था, ये जर्मनी के कंट्रोल में था। और ऑस्ट्रिया में हिटलर पैदा हुए और जर्मनी के चांसलर बने। कब पैदा हुए थे? 1889। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर ने अपना आखिरी टाइम पीरियड गरीबी में बिताया। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1990, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. जर्मनी में ये हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। उसने अपना बचपन गरीब बताया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उसने आर्मी में एज ए मैसेंजर काम किया था, और फिर उसकी प्रमोशन होती चली गई क्योंकि उसने मुश्किल हालात में भी मैसेजेस को युद्ध क्षेत्र में जाकर पहुंचाया था, मैसेजेस को, संदेशों को। तो उसकी बहादुरी के लिए उसे बहुत सारे मेडल मिले, वो कॉर्पोरल बन गया। और जर्मनी की जब हार हुई और वर्साइल्स की जब संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि क्यों हमारी सरकार ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। 1990 में उसने एक छोटी सी पार्टी को ज्वाइन किया जिस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और धीरे धीरे वो इस पार्टी के ऊंचाई वाले पद तक पहुंच गया और उसने पार्टी का नाम बदल के रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। In 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया। बावरिया जर्मनी के अंदर एक छोटा सा प्रांत था। हिटलर ने ये प्लान किया कि मैं पहले बावरिया को कब्जे में करता हूँ, और बावरिया को कब्जे में करने के बाद धीरे धीरे फिर पूरी जर्मनी को ही अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब उसने बावरिया पर अटैक किया तो जर्मनी की सेना ने उसको पकड़ लिया, कब्जे में ले लिया। देशद्रोह का उसका ऊपर मुकदमा चला, लेकिन
उसके जो विचार थे कि ये संधि गलत है, हमें किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, हमें अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, इससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और सरकार को भी कहीं ना कहीं लगता था कि बंदा तो ठीक है, गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो 5 साल के लिए उसको सजा हुई थी देशद्रोह में, लेकिन 5 साल की सजा को 9 महीने में ही खत्म कर दिया गया। 9 महीने वो जेल में रहा और उसके बाद उसे आजाद कर दिया गया। He failed, was arrested, tried for treason, and later released. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. 1930 तक नाजी पार्टी इतनी प्रसिद्ध पार्टी नहीं थी। It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. ये आर्थिक मंदी का जब समय आया था, जब बेरोजगार हो गए थे युवा जो लोग हैं, वो मार्क की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम हो गई थी, ये वो टाइम पीरियड था आर्थिक मंदी का, जब नाजी आंदोलन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर चला। As we have seen after 1929, banks collapsed and business shut down. जैसा कि हम देखते हैं कि 1929 के बाद बैंक जो है वो कोलैप्स कर गए थे, बिजनेस खत्म हो गए थे, वर्कर्स की जॉब्स चली गई थी और मिडिल क्लास के जो लोग थे उनकी सेविंग्स खत्म हो गई थी। इन सच अ सिचुएशन, ये वो स्थिति थी जब नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर, जब नाजी विचारधारा को लोगों ने एक आशा की किरण के रूप में देखा। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6%. 1928 में जब इलेक्शंस हुए तो नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट ही मिले थे, जबकि जब 1932 में इलेक्शन हुए यानी कि सिर्फ 4 साल के बाद, तो उस समय नाजी पार्टी को 37% वोट मिला और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी कि 4 साल पहले जिस पार्टी का वर्चस्व ही नहीं था, वो पार्टी जिसको 2% वोट मिले थे, 4 साल बाद उसकी इतनी अच्छी छवि और इतनी पैठ बन चुकी थी कि उसको 37% वोट मिले थे। बीजेपी पार्टी जब बनी थी 80s के टाइम पीरियड में, और जब पहली बार उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो बीजेपी की 2 सीटें थी। 2019 में जब इलेक्शन हुए बीजेपी ने 300 सीटें जीती। धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा इट इज मच बेटर देन कांग्रेस। तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मोदी की तरह his passion and his words moved people. उसके विचार और उसके शब्द लोगों को प्रभावित करते थे। He promised to build a strong nation. उसने वादा किया लोगों से, मैं एक स्ट्रॉन्ग ताकतवर देश का निर्माण करूंगा, मैं इनजस्टिस का बदला लूंगा, और जो संधि हमारे ऊपर थोप दी गई थी, जो जर्मनी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मैं उसके लिए उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं लोगों को रोजगार दूंगा और लोगों के जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करूंगा। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने ये वचन दिया कि जर्मनी के खिलाफ जितनी भी नीतियां हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, जो भी बाहर का जो भी हस्तक्षेप है उनको सेल्फ प्रोसेस को मैं अपने देश से बाहर लगा दूंगा। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया था। He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. उसको ये अच्छे से पता था कि लोगों को कैसे प्रभावित करना है। उसे ये पता था कि लोग अपने रिचुअल्स के अंदर कितना विश्वास करते हैं। Nazis had massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler. Nazis पार्टी जो है वहां पर विशाल रैलियां होती थी, पब्लिक मीटिंग्स के अंदर हिटलर के सपोर्ट को दिखाया जाता था, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। बहुत ही डिसिप्लिन मैनर के अंदर हिटलर की जो रैलीज होती थी वो होती थी। लुक एट द पिक्चर, कैसे लोग कैटेगराइज खड़े हुए हैं एक रोज के अंदर, मतलब वेरी डिसिप्लिन मैनर के अंदर लोग खड़े होते थे और सैल्यूट करने का तरीका भी अलग था। The red banners and the swastik, लाल झंडा और स्वस्तिक का निशान, Nazi salute and the ritualized round of applause after the speech were all part of this spectacle form. हिटलर जब भी भाषण देता था, हिटलर जैसे सैल्यूट करता था, हिटलर जैसे रैलीज को स्पीच देता था,
और हर स्पीच के बाद जो जोरदार तालियों से अभिनंदन होता था वो देखने लायक ही बनता था। लोगों के अंदर एक विश्वास जगता था कि ये वो इंसान है जो हमें न्याय दिलवाएगा, जो हमारे लिए कुछ करके दिखाएगा। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah। नाजी प्रोपेगेंडा के अंदर, नाजी प्रोपेगेंडा मतलब पॉलिसी, नाजी प्रोपेगेंडा के अंदर हिटलर को एक मसीहा, एक उदारवादी और एक ऐसा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जो लोगों की समस्याओं को अंत करने के लिए ही आया है। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who are living in a time of acute economic and political crisis। It is an image, हिटलर की एक ऐसी छवि बना दी गई कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सब लोगों के दुखों को दूर करने के लिए ही इस धरती के ऊपर आया है। तो लोगों में उसकी विश्वास और आस्था और भी ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। जब फर्स्ट इलेक्शन ये 2014 से 19 का टाइम पीरियड था, तब ये कहा गया कि दोबारा मोदी सरकार नहीं आएगी, लेकिन फिर से मोदी सरकार आई। पहली बार 272 वोट थे, अगली बार 300 से ज्यादा। फिर बिहार में इलेक्शन हुए तो ये कहा गया बिहार में बीजेपी को कोई समर्थन नहीं देगा और बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी वो कर सकता है जो पप्पू कभी नहीं। अब कोई ऐसा भी हो गया, पप्पू पप्पू कौन है? राहुल गांधी। The destruction of democracy। On 30 January 1933 President Hindenburg offered the chancellorship। 1933 के अंदर 30 जनवरी को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की। चांसलरशिप क्या थी? जर्मनी के अंदर हाईएस्ट पोजीशन जो थी कैबिनेट में, भारत में कैबिनेट में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो होती है होम मिनिस्टर की, जो अभी अमित शाह के पास है। और जर्मनी के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो थी चांसलर की, जो ऑफर की गई थी हिटलर को। By now the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause। अब नाजीज जो है वो रैलीज ऑर्गेनाइज करने लगे थे। Having acquired power, पावर में आने के बाद Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule। पावर में आने के बाद हिटलर को लगने लगा सबसे पहले तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मैंने खत्म करना है, कि लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था? डिक्टेटर। उसका एम ही था कि मैंने पूरी दुनिया के ऊपर शासन करना है। A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move। एक रहस्यमय तरीके से जर्मनी की पार्लियामेंट में आग लग गई और उस आग में जितने भी दस्तावेज थे वो जल गए। ना केवल दस्तावेज बल्कि जो लोकतंत्र की कॉपियां बना के रखी हुई थी वो भी सारी की सारी जल गई। तो किसी को ये बात नहीं पता चली कि आखिर में ये आग लगी कैसे है। The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been granted by the Weimar Constitution। The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended। जब ये आग लगी तो लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, जो गारंटेड राइट्स थे, जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। संविधान नहीं है, कहाँ लिखा हुआ? संविधान में लिखा, दिखाओ कौन सा संविधान है, कहाँ लिखा हुआ बताओ। और संविधान को तो उसने हिला दिया, माचिस लगा दी। Then he turned on his arch enemies, the communist, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। अब उसने रुख किया अपने विरोधियों की तरफ, जो कम्युनिस्ट थे उनको उसने पकड़ा और कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। अब कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे? ये वो जगह थी जहां पर कि लोगों को डिटेन किया जाता था, लोगों को छोड़ दिया जाता था, और टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार। ये देखिए, ये है कंसंट्रेशन कैंप। खुली जगह होती थी और चारों तरफ से तार बांध दी जाती थी और इन तारों पे करंट छोड़ दिया जाता था, ताकि जो यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा वो मर जाएगा।
ये शूज हैं उन लोगों के जिन लोगों को हिटलर ने मार गिराया था कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर।